इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। जीतरी अपने फर्ज की अदायगी के लिए जरूरत से कुछ ज्यादा ही मुस्तैद था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने झपट कर दरवाजा खोला तो सुनील गंभीर चेहरे के साथ मौजूद था। उसने मुझे इतना वक्त नहीं दिया था कि मैं मतलूबा चीजें निकाल कर यकजा कर लेता। मैंने उसे अंदर बुला लिया और चंद मिनट में सब चीजें उसके हवाले कर दी, जो बहुत आसानी से उसकी जेबों में समा गई और वो मजीद कोई वक्त जाया किए बगैर कमरे से लौट गया। नकारे पर चोट पड़ चुकी है। हमारे सारे महफूज मफासलाती राब्ते टूट चुके हैं और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैंने मुस्कुराते हुए गजाला से कहा। उसके होठों पर फीकी सी जवाबी मुस्कुराहट तैर की। अब एक एक लम्हा भारी गुजरेगा। हम चाय नोशी और इधर उधर की बातों में वक्त गुजारते रहे। मैंने तय कर लिया था कि कमरे में बैठकर रीना की कॉल का इंतजार करने के बजाय 1 बजे से पहले होटल की लॉबी में पहुंच जाऊंगा। मेरा असल टकराव अनिल बिस्वास से था, मगर उस तक पहुंचने से पहले मैं रीना को भी ये जता देना चाहता था कि मैं खौफजदा नहीं था। उसके पैदा किए हुए चैलेंज को अपनी पूरी सलाहियतों के साथ कबूल करने का मैं फैसला कर चुका था। होटल की लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी तो 1 बजने में 10 मिनट बाकी थे। खुद कार दरवाजा खुलने पर मैं लिफ्ट से बाहर निकला तो करीब ही रीना एक सोफे पर ऐसी जगह लिए बैठी थी कि होटल की ऊपरी मंजिलों की तरफ होने वाली आमदोरफ्त पर नजर रख सके। मेरी और उसकी निगाहें चार हुई और वह हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ गई। तुम 10 मिनट पहले ही नीचे आ गए। अब किसी कोने में बैठकर चाय या कॉफी पीते हैं। हमें 1 बजे रवाना होना है। चाय वगैरह का वक्त नहीं है। मैंने उसे याद दिलाया। यहाँ से तीरथ राम अस्पताल तक का फासला 10-15 मिनट का है। 1:30 बजे भी निकले तो वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। 1 बजे हमें यकचा होना था। तुम फिक्र ना करो, हमारे पास काफी वक्त है। अंकल को तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। वो अपनी जगह पहले ही छोड़ चुकी थी। हम दोनों एक दूर उफ्तादा गोशे की तरफ वो लिए जहां आसपास कोई नहीं था। हमारे बैठते ही एक वेटर हमारे सर पर आन मौजूद हुआ। मेरे इमाम पर रीना ने उसे चाय कुछ लवाजम के साथ लाने की हिदायत की और फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गई। कल रात तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की। मुझे कमरे में पड़ा छोड़कर वापस लौट गए। वो तुम्हारी ख्वाहिश थी। मैंने रुखाई से जवाब दिया। मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ इस कमरे से चली जाओ, मगर तुम्हारी डांस अकेडमी में इज्जत के पैमाने ही निराले हैं। जल्द लौट आने वाली लड़कियों का मजाक उड़ाया जाता है। रातें दूसरों के शबस्तानों में गुजारने वालियों को इज्जत दी जाती है। मैंने तुमसे इल्तिजा की है कि क्लासिकल डांस अकेडमी को भूल जाओ। वो आइजाना लहजा में गिड़गड़ाई। अगर अंकल को यह भनक भी मिल गई कि मेरे जरिए अकेडमी का नाम तुम्हारे कानों तक पहुंचा है तो मुझे सजा जरूर देगा। ऐसे मामलात में वो बहुत सफाक और असूल परस्त है। मैंने उसका वो कमजोर पहलू अपनी गिरा में बांधा हुआ था। उसकी मिन्नत और समाजत का कोई असर लिए बगैर मैंने कहा, वहां मेरे साथ शरीफाना सलूक किया गया तो मैं अपनी जुबान बंद रखूंगा, लेकिन मेरी जान पर बन आई या कोई खतरा दरपेश हुआ तो मैं तुम्हें भी मुआफ नहीं करूंगा। उसे बता दूंगा कि तुमने मेरे सामने क्या कुछ उगला है। तुम उसकी वफादार हो ना मेरी। सिर्फ खतरनाक लड़की हो और दोनों को डबल क्रॉस कर रही हो। अब मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं रहा। मैं गद्दार नहीं हूं। तुम यकीन करो कि राज से वफादारी मेरी सरिश्त बनती जा रही है। अकेडमी के बारे में तुम्हें कोई फोन पर बता चुका था। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने तुम्हारे सवाल की तस्दीक की थी। मैंने बिला वजह तुम्हें झुटलाने की कोशिश नहीं की। मैं शुरू से अब तक राह के लिए काम कर रही हूँ जिसमें तुम्हारा मफाद भी पोशीदा है। अचानक मुझे याद आया कि मैं क्लासिकल डांस अकेडमी के कानूनी किरदार के बारे में गोपाल को टिप दे चुका था। उसने वादा किया था कि चंद रोज में उस नाम निहाद इदारे के खिलाफ भरपूर अखबारी मुहिम चल पड़ेगी, जिसके नतीजे में राह वाले खाम अफरादी कुव्वत बल्कि निस्वानी कुव्वत के हसूल के एक जरिए से महरूम हो जाएंगे। मेरे लिए मुनासिब नहीं था कि मैं इस मुहिम के आगाज से पहले अनिल बिस्वास को यह जताता कि मुझे अकेडमी के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। ये मेरे ज़हनी इंतशार की अलामत थी कि एक तरफ मैंने अकेडमी का हवाला देकर रीना अजीत राय को फंसवाने का फैसला किया हुआ था और दूसरी तरफ गोपाल को अकेडमी के पीछे लगा दिया था। रीना ने अकेडमी को भूल जाने की इल्तिजा करके यकायक मेरी याददाश्त ताज़ा करती। मेरे पास गोपाल से फौरी तौर पर राब्ता करने और अकेडमी के मामले को उछालने से रोकने का कोई जरिया नहीं था। मुलाकात के लिए वक्त बहुत कम रह गया था। यह जरूरी बल्कि नागुज़ीर हो चुका था कि मैं अनिल बिस्वास के सामने क्लासिकल डांस अकेडमी का कोई भी जिक्र करने का इरादा फौरी तौर पर तर्क कर दूं। इस जरूरत का एहसास होते ही मैंने रीना पर एहसान जताने का फैसला कर लिया। मेरे मफाद की बात मत करो। कल मैंने तुमसे साफ कह दिया था कि मुझे अनिल बिस्वास से मुलाकात और उसके नतीजे में हासिल होने वाले माली मफादात से कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने उसे घूरते हुए तुर्शी से कहा, मुझे डरा धमका कर आज की मुलाकात पर मजबूर किया गया है। तुम्हें मजबूर नहीं किया गया, यह हमारी मजबूरी है। उसने जोर देकर इंकिसार से कहा, इसकी तरफ से मुलाकात का वक्त तय हो जाने के बाद तुम इंतखाब का हक खो बैठे हो। अब तुम छुट्टी होने तक वहां नहीं पहुंचे
तो हम सब की शामत आ जाएगी। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने खुश लहजे में पूछा, छुट्टी होने के बाद क्या मुझे वीरान दफ्तर में ज़िबा करवाने का इरादा है? ये 2 बजे छुट्टी का वक्त क्या है? उसने बेबसी से गहरा सांस लिया और मेरी तरफ झुककर बोली, अब तुम हर बात पर शुबा कर रहे हो। ताकि बेशतर दफातर फौजी औकात-ए-कार पर अमल करते हैं। सुबह 7 बजे से 2 बजे तक किसी वक्फे के बगैर काम होता है। 2 बजे के बाद सिर्फ वही लोग रुकते हैं जिन्हें अहम और फौरी नौयत के मामलात निपटाने हों। यह एहसास की बात है कि अनिल बिस्वास ने एक दिन के अल्तवा के बजाय आज अपनी औकात-ए-कार के बाद तुम्हें बुलाया है। वाकई बहुत बड़ा एजाज है। ऐसी होलनाक और जबरी मेहमानदारी का रवाज पठानों तक में नहीं है। मैंने तल्खी से कहा, मुझे तवक्का थी कि अकेडमी के बारे में वो खुद ही दोबारा बात छेड़ेगी और ऐसा ही हुआ। चाय आ जाने के बाद वो धीमी और खुशामदाना आवाज में बोली, तुम अकेडमी का नाम नहीं लोगे ना? मैंने खुशमगीन नजरों से उसकी तरफ देखा और वो जल्दी जल्दी बोलने लगी, तुमने शिकायत की तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे अंजाम से राह का हर एजेंट डरता है। उसने कोई बड़ी सजा न दी तो मैं मुलाजमत से जरूर बरतरफ कर दी जाऊंगी। मेरी बीमार माँ दवाओं को तरसती रहेगी। घर वाले भूखों मरने लगेंगे। मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा कि मैं किसी बालाखाने का कोठा संभाल लूं। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है वो मजबूरी थी। हमने चंद घंटे एक दूसरे से बहुत करीब रहकर गुजारे। उसने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। मैंने उसके हाथ गिरा कर उसकी बात काट दी। अब आगे ना बोलना। दवाओं के लिए तरसती हुई माँ के नाम पर मैं अकेडमी को भूल रहा हूँ। तुमने कुछ और बातों के बारे में भी कहा था कि मैं अनिल से इनका जिक्र ना करूं, वरना वो समझेगा कि तुमने राह के अंदर की बातें मुझे बता दी हैं। वो अकेडमी की अहमियत को धुंधलाने की कोशिशें थी। तुम्हारे बात दोहरा सकते हो। तुम्हें ताउन पर आमादा करने के लिए वो सब बताना जरूरी था। उसने मुसर्रत से कहा। मेरे वादे पर उसके सोते हुए चेहरे पर रौनक आ गई। हमने खामोशी से चाय खत्म की। 1:20 पर रीना उठ खड़ी हुई। चाय का बिल उसी ने अदा किया था। मैंने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इस वक्त मेरे जहन में बस एक ही बात गूंज रही थी कि अनिल बिस्वास से मुलाकात के लिए हमें सिविल लाइंस के इलाके में तीरथ राम शाह अस्पताल के अक्कम में जाना था। वो मकाम में पहले देख चुका था। ग्राहक उस दफ्तर का सरबराह नरेश शर्मा था। अनिल बिस्वास उस गुमनाम दफ्तर में कभी कभार देखा जाता था। सुनील के साथ इस दफ्तर का जायजा लेते हुए मैंने ये बात खास तौर पर नोट की थी कि राह का वो जैली दफ्तर किसी पुरशिकू इमारत में नहीं था। वो पुरानी दिल्ली के कदीम सरकारी दफातर की तरह एक गैर महफूज और साल खोरदा सी इमारत थी, जिसकी जरा सी अहमियत का इजहार सिर्फ इस बात से होता था कि वहां 2 मोटे और कहलुल वजूद बावर्दी सिपाही अपनी बंदूक समेत कुर्सियों पर बैठे हुए देखे गए थे। बाहर पार्किंग लॉट में एक कदर नई और अच्छी गाड़ी मौजूद थी। जब रीना ने चाबी से ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला तो मैं तबसरा किए बगैर नहीं रह सका। दिल्ली के आम शहरी इस गाड़ी का तस्वुर भी नहीं कर सकते, जो मिनट की एक बेयारो मददगार लड़की की मलकियत में है। मुझे ड्राइविंग सिखाई गई है, मगर मैं बसों में सफर करती हूँ। उसने आजुर्दगी से कहा, यह सरकारी गाड़ी आज खास तौर पर तुम्हारी वजह से दी गई है। अगर आज तुमने सच्चे दिल से मुझे माफ कर दिया और मेरी मुलाजमत जारी रही तो अगले 1-2 बरसों में तुम्हारी कृपा से अपनी गाड़ी भी खरीद लूंगी। इस वक्त तुम अकेली मुझे लेने आई हो? मैंने उसके बराबर वाली निशिस्त संभालते हुए पूछा। 3 गाड़ियों में कम अज कम 7 मुसल्ला और चाको चुबंद मुहाफिज चोरी छुपे हमारी हिफाजत करते हुए आएंगे। उसने निगरानी की जगह हिफाजत का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए मुझे बताया। ये वो प्रोटोकॉल है जो हमारे वजीरों को भी नहीं मिलता। गाड़ी हरकत में आ गई। मेरे जहन पर सुकून और सन्नाटे की एक अजीब सी कैफियत मोहित होने लगी। तुमने मेरा मान रखा है तो अब तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बता दूं। चंद सानियों तक बेचैन नजर आने के बाद रीना ने झिझकते हुए सकूत तोड़ा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। विंडशील्ड से सड़क पर नजरें जमाए रहा। मुझे खामोश पाकर रीना ने टोका, तुमने जवाब नहीं दिया। तुम्हारी पूरी बात सुनकर ही कुछ कह सकूंगा। अभी तुम्हारी बात अधूरी थी। मैंने बेपरवाही से कहा, अंकल से मोहतात रहकर बात करना। टेढ़े काम कबूल करते हुए आदमी का हिचकिचाना और घबराना फितरी होता है। अपने इनकार को उस हद से आगे न ले जाना। अगर तुम उसके लिए काम न करना चाहो तो ये बात अपने दिल में रखना, इस पर जाहिर न करना। उसे ये शुबा भी नहीं होना चाहिए कि तुम उसे धोखा दोगे। उसे नीची और शर्मसार आवाज में कहा। वो बार बार रूप बदलने वाली एक अजीब लड़की साबित हो रही थी। मैंने बहुत ताज्जुब से उसकी तरफ देखा, लेकिन वो मुझसे निगाहें चार करने के बजाय सड़क की तरफ मुतवज्जा थी, जिस पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा नहीं था। पिछली मुलाकात में तुमने इसरार किया था कि अंकल फहम तफहीम से काम लेने वाला आदमी है, मुझे उसे बिल्कुल खुलकर बात करनी चाहिए। आप बिल्कुल ही मुख्तलिफ मशवरा दे रही हो। मैंने उलझे हुए लहजे में पूछा। मेरी तुमसे ये तीसरी मुलाकात है। हर मरतबा तुमने एक नई कैंचली बदली है। मैं तुम्हारी किस बात पर एतबार करूं? मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे तुम मुझे आखिरी लम्हे तक तजब्जुब और बिजगीने में मुब्तला रखना चाहती हो। पहले मैं तुमको बहका रही थी क्योंकि मेरा टारगेट यही था। मुझे तुमको बहला फुसला और वर्गला कर अंकल तक ले जाना था। तुम मुझसे डांस अकेडमी का जिक्र करके
मेरे लिए खतरात पैदा कर सकते थे। मेरे लिए महफूज रास्ता यह था कि मैं तुमको अंकल से लड़वा दूं और वो मुश्तइल होकर तुम्हारा काम तमाम करा दे। तुम उसकी शराइत मान लेते तो तुम्हें उसके सामने अकेडमी का जिक्र करने की जरूरत पेश ना आती, मैं बची रहती। मैंने इन मकासद के तहत ब्रेन वॉश करने की भरपूर कोशिश की थी। फिर अब यकायक तुम्हारे अज़ाइम में तब्दीली क्यों आ गई? मैंने बड़ा फरोख्ता होकर पूछा। अपनी आवाज़ धीमी रखो। तुमने मेरी बीमार माँ के नाम पर अकेडमी को फरामोश करने का वादा करके मेरे ज़मीर को झंझोर डाला है। तुम बहुत अजीम किरदार के मालिक हो। तुम जैसे अनेक लोगों को गुनाहों की इस धरती पर जिंदा रहना चाहिए ताकि हम सब की रोजी रोजगार का सिलसिला चलता रहे। मैं इसे इनकार कर देता तो वो मुझे मरवा डालता। उसने इसीलिए दफ्तर की छुट्टी के बाद मुझे बुलवाया है। गैर मुल्कियों के कत्ल से देश की बदनामी होती है। यहाँ सड़कों पर आए दिन जानलेवा हादसे होते रहते हैं। आज तुम उसे टिका सा जवाब देकर आते, कल परसों तक कोई गाड़ी किसी भी जगह इत्तेफाकन तुम्हें कुचल देती। तुम्हारी अजमत देख लेने के बाद मैं तुम्हें ऐसे दर्दनाक अंजाम की तरफ नहीं धकेल सकती। आखिरकार रीना ने खुलकर वही बात कह दी जो शुरू से मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही थी। तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? सड़क पर ज्यादा गाड़ियां नहीं हैं। मेरी तरफ देखकर अपनी बात दोहराओ। उसने गर्दन घुमाकर मजरू और नादम निगाहों से मेरी तरफ देखा और लम्हा भर बाद दोबारा सड़क की तरफ मुतवज्जा हो गई और धीरे धीरे बोलने लगी। अब मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं है। यह खौफ भी नहीं है कि तुम अपने कत्ल वाली बात किसी को बता दोगे। तुम परदेसी हो, पड़ोस से आए हो। मैं बदन की भीड़ देकर तुम्हारा दिल नहीं जीत सकी, लेकिन तुमने अपनी एक बात से मुझे अपनी दासी बना लिया। मैं गाड़ी न चला रही होती तो इसी वक्त तुम्हारे पैर छू रही थी। उस समय बायां हाथ मेरे दाहिने कंधे पर रख दिया। रीना ने 3 मुलाकातों में 3 रंग बदले थे। उसकी अदाकारी इतनी कामयाब थी कि अपने तमाम तर तहफ्फुजात के बावजूद मैं खुलकर उस पर अपने किसी शुबे का इजहार नहीं कर सका। मगर मुझे यकीन था कि इस वक्त वो अपने दिल की गहराइयों से बोल रही थी। कुदरत ने इंसान के दिल का खमीर किसी अजीब शय से उठाया है। आदमी संग दिली और बेमहरी पर तुल जाए तो बड़े से बड़े एहसान को नजरअंदाज करके अपने मोहसन को आंखें दिखाने लगता है। वो माकूलियत पर माइल हो तो किसी की जरा सी मेहरबानी उसके दिल को कच्चे मोम की तरह पिघला देती है। वो सोच सोच कर घंटों रोता है और कोई हम नफ्स मुयस्सर हो तो अपनी रिक्कत से उससे भी खूब रुलाता है। रीना पर इस वक्त दूसरी कैफियत आ रही थी। मैंने उसे मजीद छेड़ने का इरादा तनिस्ता तर्क कर दिया। राह के साथ मुसल्ला भेड़िया हमारा पीछा कर रहे थे। रीना जज्बात के रूह में बहकर जरा भी बिखर थी तो वो चौंक पड़ती और कोई नई कहानी अनिल बिस्वास के कानों तक पहुंच जाती। कनाट पैलेस से आगे रेलवे पुल अबूर करके रीना कुतुब रोड पर गाड़ी तुरा रही थी। मुझे मालूम था कि हमारी मुसाफत ज्यादा नहीं थी। खामोशी से कार ड्राइव करते हुए रीना सिविल लाइंस के जनूबी इलाके में दाखिल हो गई, जहां दाहिनी तरफ कमला नेहरू पार्क में गदर की यादगार सर उठाए खड़ी थी और हमारी मंजिल बाएं हाथ पर थी। रीना ने गाड़ी उस तरफ मोड़ी तो मैंने देखा कि हमारे पीछे आने वाली ट्रैफिक की भीड़ बहुत कम रह गई थी। इनमें कम से कम 2 गाड़ियां ऐसी थी जिन्हें मैंने रीना के पीछे पीछे होटल इंटरकॉन्टिनेंटल के पार्किंग लॉट से निकलते हुए देखा था। आखिर रीना ने अपनी गाड़ी राह के उस दफ्तर के करीब रोक थी जिस पर कोई बोर्ड या तहरीर नहीं थी। पहरे पर मामूर दोनों बावर्दी सिपाहियों ने बेजारी से रुकने वाली गाड़ी की तरफ देखा, लेकिन अपनी कुर्सियों से हिलने की जहमत नहीं की। रीना ने अपना दरवाजा लॉक किया और मुझे साथ लेकर तेजी से इमारत के बरामदे की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। हमारा पीछा करने वाली तीनों गाड़ियों का इस वक्त तक कोई नामो निशान नहीं था। इस वक्त 1:45 बजे थे। राह का वो दफ्तर पूरी तरह आबाद था। बाहर से वो इमारत कदीम नजर आती थी, लेकिन अंदर का समा बहुत बदला हुआ था। मैंने राहदारी तय करते हुए शीशे की कई दीवारों के पीछे कंप्यूटर और इनसे मुंसलिक मशीनों पर मुतअद्दिद मर्दों और औरतों को काम करते हुए देखा तो एहसास हुआ कि मैं वाकई भारत के किसी अहम और हिसास इदारे की हदूद में पहुंच चुका था। इस तवील राहदारी के बंद इख्तिताम पर दाहिनी तरफ वाले कमरे के दरवाजे पर अंग्रेजी और हिंदी में लिखी हुई अनिल बिस्वास के नाम की तख्ती नजर आ रही थी। उसके सामने बाएं समत वाले कमरे पर नरेश शर्मा के नाम की तख्ती आवेजा थी। रीना मुझसे आगे आगे चल रही थी। वो सीधी अनिल बिस्वास वाले कमरे में जा घुसी। मुझे हैरत हुई, वो मुकर्रर वक्त से तकरीबन 15 मिनट पहले बराह रास्त अनिल बिस्वास के कमरे में दाखिल हो गई थी। इस ख्याल ने लम्हाती तौर पर मेरे जहन में वसवसा पैदा कर दिया कि रीना अनिल बिस्वास से इतना करीब और बेतकल्लुफ थी तो वो मेरी खैरख्वाह कैसे हो सकती थी। जब मैं उसकी तकलीद में उस दरवाजे में झिझकते हुए दाखिल हुआ तो मेरा वसवसा खुद ब खुद खत्म हो गया। इस कमरे में पड़ी हुई अकलौती मेज के पीछे मनहूस चेहरे वाला तुंदखून नागर विराजमान था। रीना उसके सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ चुकी थी। मैंने उस कमरे में कदम रखते ही देख लिया था कि मेज काफी बड़ी होने के बावजूद इसके सामने मुलाकातियों के लिए सिर्फ एक कुर्सी रखी हुई थी। अगर रीना बैठी रहती तो मुझे मजबूरन खड़े होकर वक्त पूरा होने का इंतजार करना पड़ता। नागर के दफ्तर में 2 अंदरूनी दरवाजे थे, एक खुला हुआ और दूसरा बंद था। बादियुन नजर में वो दोनों भी कमरे ही थे। मैं नागर की मेज के करीब पहुंचा तो नागर ने बैठे बैठे सरदमेरी से मुझसे हाथ मिलाया और कहा,
अच्छा हुआ कि तुम वक्त से जरा पहले आ गए, साहब पहुंचने ही वाले हैं। तुमको थोड़ी देर के लिए इंतजार गाह में बैठना होगा, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। मेरे पहुंचते रीना कुर्सी से उठ गई थी, लेकिन उसने मेरे बैठने के लिए जगह खाली नहीं की थी। मैं नागर के इशारे पर खुले हुए दरवाजे की तरफ देखा तो फर्शी कालीन से आरास्ता कुशादा और आरामदेह कमरा नजर आया, जहां बैठकर मुझे अनिल विश्वास से मुलाकात का इंतजार करना था। इसका मतलब था कि नागर के दफ्तर का बंद अंदरूनी दरवाजा अनिल विश्वास के कमरे में खुलता था। नागर की मर्जी के बगैर कोई अनिल विश्वास तक नहीं पहुंच सकता था। मुझे चाय की हाजत नहीं है, मैं सिगरेट नोशी में अपना वक्त गुजार लूंगा, मैंने खुश्क लहजे में कहा। मैं जा रही हूँ, रीना ने मुझसे मुखातिब होकर कहा। तुम्हें यहाँ पहुंचाने के बाद मेरा काम खत्म हो गया। मुलाकात के बाद नागिर तुम्हारी वापसी का बंदोबस्त कर देंगे। मेरा ख्याल था कि रीना आखिर तक मेरे साथ न सही तो आसपास जरूर मौजूद रहेगी। उसकी फौरी वापसी की इतला से मुझे हल्की सी मायूसी हुई। मैंने नागर के करीह वजूद और दुरुस्त चेहरे पर दूसरी निगाह डालने की जरूरत महसूस नहीं की। रीना से हाथ मिलाकर इंतजारगाह की तरफ बढ़ गया। वो वसी हाल खाली था। वहां एक वक्त में 10 से जायद अफराद के बैठने की गुंजाइश थी। शायद अनिल विश्वास ने इसी वजह से अपने पीए की मेज के मुकाबिल सिर्फ एक कुर्सी रुकवाई थी। राह भारत की खुफिया एजेंसी थी, इसके लिए हजारों अफराद काम करते थे और हर फर्द के फराइज में इनफरादी राजदारी जरूरी थी। नागर के पास एक वक्त में एक शख्स की नशिस्त के बंदोबस्त की वजह से इस राजदारी के पामाल होने का कोई अंदेशा नहीं था। पिछली रात मैंने नहायत इस्तराब के आलम में गुजारी थी, तो मेरा ज़हन उलझा हुआ था। मगर अनिल विश्वास से मुलाकात का वक्त करीब आने के साथ मेरा असाबी दबाव खुद ब खुद खत्म होता चला गया था। राह के दफ्तर में पहुंचने के बाद मैं खुद को बहुत ज्यादा पुरस्कून महसूस कर रहा था। मैं दानिस्ता ऐसी जगह बैठा जहां से नागर मुझे नजर ना आ सके। मैंने रीना अजीत राय से मुसाहलियत कर ली थी। अनिल विश्वास से मुलाकात के लिए ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार था, मगर नागर की नापसंदीदा शख्सियत के साथ कोई मुफाहमत पैदा करने के लिए मेरे दिल में गुंजाइश नहीं थी। चंद मिनट बाद नागर के कमरे में हलचल सी महसूस हुई। नागर अपनी मेज के अकब से नमूदार होकर एक तरफ लपका। उसके कमरे में एक गुंजीली और रोबदार आवाज सुनाई थी। मैं फाइलें देख लूं, मुकर्रर वक्त पर उसे अंदर भेज दो। शायद आने वाले को रास्ते ही में मेरे पहुंचने की इतला मिल चुकी थी। वो अनिल विश्वास का पहला मुकालमा था जो मेरे कानून से टकराया। इस पुरशकू आवाज की बुनियाद पर मेरे जहन में खुद ब खुद अनिल विश्वास का एक खाका तरतीब पाने लगा। 2 बजने में 5 मिनट पर नागर मुझे मुतकब्बिराना अंदाज में पुकारने के बजाय उठकर इंतजारगाह के दरवाजे पर आया और सर्द आवाज में बोला, आओ। मेरे पहुंचने तक वो दोबारा अपने घूमने वाली कुर्सी पर विराजमान हो चुका था। मैं उसके मेज के सामने खड़ा हो गया। बैठो। उसने अखलौती कुर्सी की तरफ इशारा किया। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? होटल में है। मैंने बेपरवाही से मुख्तसर सा जवाब दिया। इसे बात करते हुए भी मुझे कोफ्त हो रही थी। तुम्हें वो साथ लाना चाहिए था, उसने कदरे सख्ती से कहा, या उसकी जरूरत पड़ सकती है। वो इतना जरूरी था तो तुम फिंगरप्रिंट्स के साथ ही ले आते। मैंने उसे जरा भी मरूब हुए बगैर बेअतराई से जवाब दिया। मुझे किसी ने नहीं बताया कि इस मुलाकात के लिए पासपोर्ट साथ लाना जरूरी था। वो मुझे घूर कर रह गया। उसके चेहरे की साख्त कुछ ऐसी थी कि मेहरबान नजर आने की कोशिश में भी नामेहरबान नजर आता। मेरे दोनों जवाबात ने उसे लाजवाब कर दिया। अपनी खिफत मटाने के लिए वो मेज पर रखी हुई फाइलों को उलटने पलटने में मसरूफ हो गया। हम दोनों के दरमियान खामोश और सर्द जंग जारी थी। वो मुझे कोई अहमियत देने से गुरेज कर रहा था। मैं उसे नजरअंदाज करने पर तुला हुआ था। मैंने अपनी जेब से कलम निकाला और उसकी निब को नाखून पर टिकाकर उसका जायजा लेने में मसरूफ हो गया, जैसे मेरे सिवा वहां किसी और का वजूद ना हो। मेरे लिए बात हैरान कुन थी कि कहीं भी मेरी जामा तलाशी की नौबत नहीं आई थी। ठीक 2 बजे नागर के कमरे में किसी घंटी का हल्का सा बजर बोला। वो इसरारी अंदाज में कुर्सी से उठ गया और बंद दरवाजे की तरफ इशारा करके नीची आवाज में कुराया, कलम जेब में रखो और अंदर जाओ, साहब बुला रहे हैं। मेरे लिए वो बहुत नाजुक और कड़ा वक्त था, लेकिन नागर के खिलाफ मेरे ज़हन में जो शोरश चल रही थी वो अपना रंग ले आए। कलम जेब में लगाकर मैंने गैर इरादी तौर पर उससे आंख मारी और उससे पहले कि वो कुछ कहता मैं दरवाजा खोलकर मुल्हिक कमरे में दाखिल हो गया।